Good morning, student. Today I will start a new topic of this chapter, that is foreign trade. First of all, what is the meaning of foreign trade? Actually, foreign trade is that trade in which we import goods and services from the other country, or we export goods and services to the other country. Foreign trade is also known as external trade. Foreign trade is also known as international trade. ओके, फॉरेन ट्रेड वो ट्रेड होती है जिसमें हम हमारी कंट्री दूसरी कंट्री को गुड्स एंड सर्विस एक्सपोर्ट करती है, या फिर दूसरी कंट्री से गुड्स एंड सर्विस हम इंपोर्ट करते हैं। इसको कहते हैं फॉरेन ट्रेड। अगर इंडिया गुड्स एंड सर्विस अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रही है, या इंडिया इंग्लैंड से गुड्स एंड सर्विस इंपोर्ट कर रही है, तो एक कंट्री दूसरी कंट्री को गुड्स एक्सपोर्ट करती है या गुड्स इंपोर्ट करती है, या एक कंट्री दूसरी कंट्री को सर्विसेज एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रही है, इसे कहेंगे फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड इज दैट टाइप ऑफ ट्रेड इन विच वी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्रीज or rest of the world. Foreign trade is also known as external trade, or it is also known as international trade. Okay, so we will discuss about foreign trade, or what is the position of foreign trade at the time of independence. Independence के वक्त इंडिया की जो फॉरेन ट्रेड थी उसकी क्या पोजीशन थी, क्योंकि आपके चैप्टर का जो इंडियन इकोनॉमी का जो फर्स्ट चैप्टर है, उस फर्स्ट चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के वक्त इंडियन इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी, क्या सिचुएशन थी। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ये एक्सप्लेन किया था कि इंडिपेंडेंस के वक्त एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या सिचुएशन थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या सिचुएशन थी। इस वीडियो में हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि इंडिपेंडेंस के वक्त या इंडिपेंडेंस से पहले फॉरेन ट्रेड की क्या कंडीशन थी, क्या सिचुएशन थी। ओके, एक्चुअली इंडिया हैड प्राइम प्लेस इन फॉरेन ट्रेड बिफोर ब्रिटिश गवर्नमेंट। इंडिया एक्सपोर्ट goods to the other countries. In return of export, India got gold, silver, etc. from the other country. But later on, trade and tariff policy of the British government adversely affected the composition and direction of foreign trade in India. ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से पहले, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में नहीं थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से पहले इंडिया की जो फॉरेन ट्रेड थी वो वर्ल्ड फेमस थी। इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का गुड्स दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाता था, और इंडिया जो है वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का जो गुड्स था वो दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करती थी, और उसके बदले में इंडिया जो है वो गोल्ड और सिल्वर रिसीव करती थी। आजकल हम जब फॉरेन ट्रेड करते हैं तो आजकल इंडिया जो है टी, कॉफ़ी, वीट और राइस एक्सपोर्ट करती है, और उसके बदले में डॉलर या पाउंड जो है फॉरेन करेंसी रिसीव करती है। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट से पहले ऐसा नहीं था। ब्रिटिश गवर्नमेंट से पहले ये था कि इंडिया जो है वो गुड्स दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करती थी, और एक्सपोर्ट करने के बाद पेमेंट की फॉर्म में गोल्ड रिसीव करती थी दूसरी कंट्री से, पेमेंट की फॉर्म में सिल्वर रिसीव करती थी दूसरी कंट्री से। ओके, मतलब इंडिया जो है वो सपोज हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट है वो दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट कर रही है। सपोज इंडिया हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट जो है अमेरिका को एक्सपोर्ट करती थी, और फिर अमेरिका से डॉलर रिसीव नहीं करती थी, गोल्ड रिसीव करती थी, सिल्वर रिसीव करती थी।
ओके, तो इस तरह से इंडिया के पास गोल्ड का रिजर्व बहुत ज़्यादा हो गया था, सिल्वर का रिजर्व ज़्यादा हो गया था। ओके, जस्ट लाइक एक तरह से बार्टर सिस्टम आप कह सकते हैं उसके। और जो पेमेंट था वो गोल्ड की फॉर्म में होता था, सिल्वर की फॉर्म में होता था, या बहुत कीमती स्टोन्स जो होते थे उनके फॉर्म में लिया जाता था। ओके, तो इंडिया एक्सपोर्ट गुड्स टू द अदर कंट्री। आफ्टर दैट इंडिया रिसीव गोल्ड और सिल्वर इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट फ्रॉम द अदर कंट्री। ओके, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड में ये कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया आ गई, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंडिया आने पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारी नई ट्रेड पॉलिसी बनाई और कुछ टैरिफ पॉलिसी बनाई। उस ट्रेड पॉलिसी से, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो ट्रेड पॉलिसी बनाई, ब्रिटिश गवर्नमेंट की ट्रेड पॉलिसी से इंडिया की जो फॉरेन ट्रेड है वो एडवर्सली अफेक्टेड हुई थी। इंडिया की फॉरेन ट्रेड को नुकसान हुआ था। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी बनाई थी जिससे इंडिया की जो फॉरेन ट्रेड है वो एडवर्सली अफेक्टेड हुई थी। एडवर्सली अफेक्टेड का मतलब यह है कि इंडिया का एक्सपोर्ट कम हो गया था और इंपोर्ट बढ़ गया था, यानी इंपोर्ट ज़्यादा हो गया और एक्सपोर्ट कम हो गया, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट हो गया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो ट्रेड पॉलिसी थी, उस ट्रेड पॉलिसी से इंडिया की जो फॉरेन ट्रेड है वो एडवर्सली अफेक्टेड हुई थी, जिससे इंडिया का इंपोर्ट इंक्रीज हो गया था और एक्सपोर्ट जो है वो डिक्रीज हो गया था। तो ये एडवर्सली अफेक्टेड था इसके अंदर। और इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड थी, इंडिया की फॉरेन ट्रेड का डायरेक्शन और कंपोजिशन दोनों चेंज हो गए थे। डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि इंडिया किस किस कंट्री को एक्सपोर्ट करती है और किस किस कंट्री से इंडिया इंपोर्ट कर रही है, उसे कहते हैं डायरेक्शन। कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड का मतलब ये होता है कि इंडिया क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट करती है और क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट करती है, उसे कहते हैं कंपोजिशन। कौन कौन से गुड्स एक्सपोर्ट कर रही है, कौन कौन सी सर्विस एक्सपोर्ट कर रही है और कौन कौन से गुड्स एंड सर्विस इंपोर्ट कर रही है, उसे कहते हैं कंपोजिशन। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी, उस ब्रिटिश गवर्नमेंट की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से इंडिया की फॉरेन ट्रेड का कंपोजिशन और इंडिया की फॉरेन ट्रेड का डायरेक्शन दोनों जो है वो क्या हो गए, एडवर्सली अफेक्टेड हुए, दोनों चेंज हो गए। अब हम ये देखेंगे किस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से इंडिया का डायरेक्शन क्या हो गया चेंज होने के बाद, और कंपोजिशन क्या क्या हो गया। ठीक है, पहले हम देखते हैं इसके अंदर कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड का मतलब यह है कि इंडिया कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज इंपोर्ट करती है और कौन कौन से गुड्स एंड सर्विस एक्सपोर्ट करती थी। ये होता है कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। ओके, ब्रिटिश गवर्नमेंट गिव हेल्प and protection to the British traders, but British government put some restriction upon Indian traders. British government imposed heavy import duty upon the Indian goods, especially cotton textiles. As a result of this, export of India was decreased. India mainly export raw material of silk, raw material of cotton, sugarcane, jute, wood, etc. Okay, India mainly export raw material of silk, raw material of cotton, sugarcane, jute, etc. And India imported finished consumer goods like cotton cloth, like silk cloth, like woolen cloth, like capital goods, for example machine, railway, sleepers, etc. from the British industry. It is the composition of foreign trade.
तो कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड के अंदर जो आप लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ब्रिटिश ट्रेडर की हेल्प, फाइनेंशियली हेल्प करती थी। जो ब्रिटिश ट्रेडर थी, जो ब्रिटिश ट्रेडर थे यानी ब्रिटिश बिजनेसमैन थे, जो ब्रिटिश एक्सपोर्टर थे, उनकी ब्रिटिश गवर्नमेंट हेल्प करती थी। जैसे जो ब्रिटिश अगर एक्सपोर्टर हैं तो ब्रिटिश एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट पर सब्सिडी देती थी, एक्सपोर्ट ड्यूटी कम कर रखी थी, टैरिफ कम कर रखा था। इस तरह से जो ब्रिटिश एक्सपोर्टर हैं तो उन ब्रिटिश एक्सपोर्टर को ब्रिटिश गवर्नमेंट फाइनेंशियली भी हेल्प करती थी, उन्हें प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती थी। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इंडियन ट्रेडर के खिलाफ अगेंस्ट में काम करती थी। जो इंडियन ट्रेडर थे उन इंडियन ट्रेडर के ऊपर बहुत सारे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगा दिए थे। जो इंडियन ट्रेडर थे उनके गुड्स पर एक्सपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज कर दी, इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज कर दी। एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है एक्सपोर्ट पर टैक्स होता है और इंपोर्ट ड्यूटी जो है इंपोर्ट पर टैक्स लगाया जाता है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो इंडियन इंपोर्टर थे उन इंडियन इंपोर्टर के इंपोर्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी और एक्सपोर्ट पर एक्सपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज कर दी। अब जब एक्सपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज हो गई तो इंडिया का एक्सपोर्ट कम हो गया और इससे फॉरेन ट्रेड, इंडिया की फॉरेन ट्रेड को नुकसान हुआ काफी हद तक इसमें। तो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वो एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन कर रही थी। किसके बीच में कर रही थी? इंडियन ट्रेडर्स और ब्रिटिश ट्रेडर, इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट एक तरफ तो ब्रिटिश ट्रेडर को फाइनेंशियली हेल्प दे रही थी, ब्रिटिश ट्रेडर के जो गुड्स हैं उन पर एक्सपोर्ट ड्यूटी कम कर दी, इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी, टैरिफ कम कर दिया। और दूसरी तरफ जो इंडियन ट्रेडर थी उन इंडियन ट्रेडर के ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगाए थे, कोटा लगा दिया था। कोटा इज़ द क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन, कोटा इज द क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन, जिसमें ये होता है कि आप 5 मशीन से ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते। कोटा के अंदर क्वांटिटी फिक्स कर दी जाती है कि 5 मशीन से ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते, या 25 क्विंटल से ज़्यादा वीट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर एक क्वांटिटी फिक्स कर दी जाती है, उसे कहते हैं कोटा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर के ऊपर कोटा फिक्स कर दिया था। इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है वो इंडियन ट्रेडर के गुड्स पर इंक्रीज कर दी थी, टैरिफ इंक्रीज कर दिया था, जिससे इंडिया की जो फॉरेन ट्रेड है वो एडवर्सली अफेक्टेड हुई थी, काफ़ी नुकसान हुआ था। इंडिया उस टाइम जो मोस्टली एक्सपोर्ट करता था वो सिल्क का रॉ मटेरियल इंडिया एक्सपोर्ट करता था, कॉटन का रॉ मटेरियल जो है वो कॉटन एक्सपोर्ट करता था, शुगर केन एक्सपोर्ट करता था, वुड और जूट एक्सपोर्ट करता था। और इंपोर्ट क्या करता था इंडिया जो है वो कॉटन क्लॉथ यानी फिनिश गुड्स, कॉटन क्लॉथ इंपोर्ट कर रहा है, सिल्क क्लॉथ इंपोर्ट कर रहा है, वॉलन क्लॉथ इंपोर्ट करता था, और कैपिटल गुड्स जैसे मशीन और रेलवे स्लीपर, ये सारी चीज़ें ब्रिटिश इंडस्ट्री से इंपोर्ट करता था। ओके, तो इंडिया जो है वो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता था और फाइनल गुड्स, फिनिश गुड्स, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, मशीन इंपोर्ट करता था। कब? ब्रिटिश पीरियड के दौरान। ओके, तो कंपोजिशन के अंदर मेनली यही लिखा जाता है कि इंडिया कौन कौन से गुड्स एक्सपोर्ट करता था, कौन कौन से गुड्स इंपोर्ट करता था। तो इंडिया ब्रिटिश पीरियड के दौरान मोस्टली रॉ मटेरियल को जो है वो एक्सपोर्ट करता था। जैसे सिल्क का रॉ मटेरियल है, जैसे कॉटन जो है वो एक्सपोर्ट करता था, सिल्क का रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता था, जूट एक्सपोर्ट करता था इंडिया, और इसके साथ साथ वुड भी एक्सपोर्ट करता था, शुगर केन एक्सपोर्ट करता था। और इंडिया जो है फिनिश गुड्स, फाइनल गुड्स दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करता था। ख़ासतौर से ब्रिटिश इंडस्ट्री से इंडिया जो है वो ये चीज़ें इंपोर्ट करता था,
कॉटन क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ, वॉलन क्लॉथ, ये ब्रिटिश इंडस्ट्री से इंडिया इंपोर्ट करता था। इसके अलावा ब्रिटिश इंडस्ट्री से इंडिया जो है वो कैपिटल गुड्स यानी कि मशीन, टेक्नोलॉजी, रेलवे स्लीपर, ये भी इंडिया जो है इंपोर्ट करता था। ठीक है, ये हुआ आपका कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। अब है डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड का मतलब यह हुआ कि इंडिया किस किस कंट्री को गुड्स एंड सर्विस एक्सपोर्ट करता है और कौन कौन सी कंट्री से गुड्स एंड सर्विस इंपोर्ट करता है, उसे कहते हैं डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड में यह है, ब्रिटेन ऑलमोस्ट मेंटेन a monopoly control over India's foreign trade. More than 50% of India's foreign trade was restricted to Britain and rest was shared by few other countries like China, like Sri Lanka and ईरान एक्सेट्रा। तो डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड के अंदर आप ये लिखेंगे कि जो ब्रिटेन थी उसने इंडिया की फॉरेन ट्रेड के ऊपर एक तरह से मोनोपोली कंट्रोल था। मोनोपोली, मोनो मीन होता है सिंगल, मोनोपोली कंट्रोल। तो जो ब्रिटेन थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उस ब्रिटिश गवर्नमेंट का और ब्रिटेन का जो है इंडिया की फॉरेन ट्रेड पर मोनोपोली कंट्रोल था। इंडिया जितनी भी चीज़ें इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करती थी, इंडिया उसका 50% इंडिया जो है वो ब्रिटेन से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही थी। जो भी गुड्स इंडिया जो है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता था, जितने भी गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता था, तो इंडिया 50% जो गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो कर रहा था वो ब्रिटेन से कर रहा था, और रिमेनिंग 50 जो % है वो कुछ फ्यू कंट्रीज थी जिससे इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता था। वो रिमेनिंग जो है वो जो कंट्रीज हैं वो है चाइना, श्रीलंका, ईरान एक्सेट्रा। ओके, तो इंडिया की जो फॉरेन ट्रेड थी उस पर भी ब्रिटिश का जो है वो एक मोनोपोली कंट्रोल था। ज़्यादातर जो इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड थी वो ब्रिटेन से ही हुआ करती थी, और इंडिया का रॉ मटेरियल जो है वो जो है ब्रिटेन जाता था, और वहाँ से इंडिया के रॉ मटेरियल से फाइनल गुड्स ब्रिटेन में बनता था, फिर वही फाइनल गुड्स इंडिया में आकर जो है वो फिर सेल किया जाता था। और ये लोग इंडिया का जो रॉ मटेरियल है वो लो प्राइस पर परचेज करते थे, और इंडिया के रॉ मटेरियल से ब्रिटिश इंडस्ट्री में फाइनल गुड्स, फिनिश गुड्स बनता था। फिर ब्रिटिश इंडस्ट्री का यही फाइनल गुड्स इंडिया में हाई प्राइस पर सेल किया जाता था। इस तरह से इंडिया को डबल एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। इसे कहते थे डबल एक्सप्लॉइटेशन। एक तो रॉ मटेरियल लो प्राइस पर परचेस कर रहे हैं, एक एक्सप्लॉइटेशन, दूसरा फाइनल गुड्स इंडिया में हाई प्राइस पर सेल कर रहे हैं, ये सेकेंड एक्सप्लॉइटेशन हुआ। इस तरह से डबल एक्सप्लॉइटेशन इंडिया को किया जा रहा था। ओके, तो यही चीज़ थी जब गांधी जी ने जो है एक आंदोलन स्टार्ट किया था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि हम दूसरी कंट्री के जो कपड़े हैं वो नहीं पहनेंगे, और बहुत सारे कपड़ों में आग लगा दी थी जो फॉरेन क्लॉथ थे, कि हम फॉरेन क्लॉथ नहीं पहनेंगे, और जो है वो हम अपने इंडिया में जो कपड़े बनते हैं वही पहनेंगे, हम दूसरी कंट्री के लाए हुए जो गुड्स हैं वो फाइनल गुड्स हैं वो उन्हें हम कंज्यूम नहीं करेंगे। बाइकआउट किया था उन्होंने, और काफ़ी सक्सेसफुल बाइकआउट था, बहुत सारे इंडियंस ने सपोर्ट किया था। ये आपने हिस्ट्री में काफ़ी डिटेल में पढ़ा भी होगा इसके अंदर। तो ये था आपका डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। In direction of foreign trade, Britain almost maintained monopoly control over the India's foreign trade. About 50% of India's foreign trade was restricted to Britain, and rest of the foreign trade was shared by few countries like Iran, like China, like Sri Lanka, etc. It is about the direction of foreign trade. ओके, ये हुआ कंपोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। इंडिया की फॉरेन ट्रेड का एक बहुत इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक
थी वो ये थी एक्सपोर्ट सरप्लस। एक्सपोर्ट सरप्लस का मतलब ये होता है कि अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इंपोर्ट कम है तो उसे कहते हैं एक्सपोर्ट सरप्लस। एक्चुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट के स्टार्टिंग में इंडिया में एक्सपोर्ट सरप्लस था, यानी एक्सपोर्ट ज़्यादा था और इंपोर्ट कम था। बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट की ट्रेड पॉलिसी से और टैरिफ पॉलिसी से वो सरप्लस बाद में डेफिसिट में कन्वर्ट हो गया, यानी इंपोर्ट ज़्यादा हो गया और एक्सपोर्ट हमारा कम हो गया, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो ट्रेड पॉलिसी थी वो इंडिया की फॉरेन ट्रेड के अगेंस्ट में थी। इसलिए बाद में जो एक्सपोर्ट सरप्लस था वो बाद में फिर जो है डेफिसिट में चेंज हो गया था। लेकिन जब स्टार्टिंग में इंडिया की जो फॉरेन ट्रेड थी, उस फॉरेन ट्रेड का जो सबसे मेन करैक्टरिस्टिक और फीचर था वो था एक्सपोर्ट सरप्लस। Export surplus means the export of our country is more than the import of our country. It is known as export surplus. अगर हमारा एक्सपोर्ट 500 करोड़ है, इंपोर्ट 300 करोड़ है, तो 200 करोड़ जो होगा हमारा वो कहलाएगा एक्सपोर्ट सरप्लस। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जितना ज़्यादा है ना, वो कहलाता है एक्सपोर्ट सरप्लस। A very important characteristic of India's foreign trade during the British government was large export surplus. But this export surplus was disadvantageous to the country's economy. Due to this reason, the first reason is that more export of essential goods created the shortage of essential goods in the Indian market, like the shortage of food grain, shortage of cloth in the Indian market. Okay, it is the first reason. And the second reason is export surplus did not bring gold, silver, etc. in our country. The amount of export surplus was used to set up Indian offices in the Britain. It was also used in the payment of British officers' salary. In this way, this export surplus lead to the economic drain of India's wealth. इसका मतलब ये है कि एक्चुअली इंडिया की जो फॉरेन ट्रेड है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो करैक्टरिस्टिक थी वो थी एक्सपोर्ट सरप्लस। स्टार्टिंग में इंडिया का एक्सपोर्ट ज़्यादा था और इंपोर्ट कम था, तो एक्सपोर्ट सरप्लस था। हालांकि एक्सपोर्ट सरप्लस जो है हमारी कंट्री के लिए एक एडवांटेज है कि भाई हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है और तो फॉरेन करेंसी ज़्यादा आएगी, और इंपोर्ट कम है तो पेमेंट कम करना पड़ेगा, और एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो हमारा एक तरह से देखा जाए हमारी कंट्री के लिए एडवांटेज होता है ये। लेकिन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट सरप्लस था वो इंडियन इकोनॉमी के लिए डिसएडवांटेज हो गया। अब किस तरह से एक्सपोर्ट सरप्लस इंडियन इकोनॉमी के लिए डिसएडवांटेज हो गया ब्रिटिश पीरियड में? उसके कई रीज़न हैं। उसका जो पहला रीज़न है वो ये है कि जो एक्सपोर्ट सरप्लस था, उस एक्सपोर्ट सरप्लस का जो अमाउंट था वो अमाउंट वहाँ इंडियन ऑफिस को सेटअप करने में खर्च किया गया। और इंडियन ऑफिस कहाँ सेटअप किए गए? ब्रिटेन में। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंडियन ऑफिस जो हैं वो ब्रिटेन में सेटअप किए थे, और ब्रिटेन के अंदर ब्रिटिश ऑफिस को सेटअप करने में जो पैसा खर्च हुआ वो अमाउंट कहाँ से यूज़ हुआ? जो एक्सपोर्ट सरप्लस का जो अमाउंट था वो एक्सपोर्ट सरप्लस का अमाउंट जो है ब्रिटिश ऑफिस को ब्रिटेन में सेटअप करने में यूज़ किया गया।
इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट सरप्लस का जो अमाउंट है वो इंडिया से निकल कर ब्रिटेन चला गया ताकि वहाँ पर इंडिया के ऑफिस सेटअप हो सके। तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट सरप्लस है, इंडिया की जो वेल्थ है, वो जो है वो दूसरी कंट्री में जा रही है, ब्रिटेन में जा रही है, वहाँ पे इंडिया के ऑफिस सेटअप हो रहे हैं। तो इंडिया की वेल्थ यहाँ से जा रही है और रॉ मटेरियल भी यहाँ से वो लो प्राइस पे ले जाते थे। एक पॉइंट। तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट सरप्लस है वो इंडिया के डेवलपमेंट में, इंडिया के बेनिफिट में यूज़ नहीं हो रहा, बल्कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट सरप्लस का अमाउंट है वो एक्सपोर्ट सरप्लस का अमाउंट जो है वो इंडियन ऑफिस सेटअप करने में यूज़ हो रहा है ब्रिटेन के अंदर। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑफिसर्स थे, उन ऑफिसर्स को सैलरी देनी होती थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो आर्मी थी, उन आर्मी के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता था। वो पैसा कहाँ से खर्च होता था? वो एक्सपोर्ट सरप्लस का जो अमाउंट था, वो एक्सपोर्ट सरप्लस का रिमेनिंग अमाउंट जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने आर्मी के ऊपर, अपने ऑफिसर की सैलरी देने में खर्च करती थी। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट सरप्लस था वो इंडिया के डेवलपमेंट और बेनिफिट और वेलफेयर के लिए यूज़ नहीं हो रहा था, बल्कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट सरप्लस था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को सैलरी देने में और आर्मी के ऊपर खर्च हो रहा था। ये सेकंड पॉइंट हुआ इसके अंदर। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हम लोग जो चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे थे, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने से पहले इंडिया जब कोई चीज़ एक्सपोर्ट करता था तो उसके बदले में गोल्ड रिसीव करता था, सिल्वर रिसीव करता था। लेकिन अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जब आ गई इंडिया में, तो अब जो है वो कोई गुड्स हमने अगर एक्सपोर्ट किया तो उसके बदले में फॉरेन करेंसी आ रही थी, गोल्ड और सिल्वर हमारे पास नहीं आ रहे थे दूसरी कंट्री से। एक पॉइंट ये भी है, ठीक है। तो इस तरह से ये कहा जाता है कि जैसे इंडिया का जो एक्सपोर्ट सरप्लस था वो इंडिया के लिए एक एडवांटेज होना चाहिए था। वो एक्सपोर्ट सरप्लस का अमाउंट इंडिया के डेवलपमेंट में, प्रोडक्शन में, वेलफेयर में यूज़ होना चाहिए था। तो इंडिया के लिए वो एडवांटेज होना चाहिए था, बजाय इसके वो इंडिया का जो एक्सपोर्ट सरप्लस था वो इंडिया के लिए डिसएडवांटेज हो गया, क्योंकि एक्सपोर्ट सरप्लस का अमाउंट जो है वो इंडियन ऑफिस को सेटअप करने में ब्रिटेन में खर्च हो रहा था। तो एक्सपोर्ट सरप्लस का अमाउंट इंडिया से जो है वो ब्रिटेन चला गया ताकि वहाँ पे इंडिया के ऑफिस सेटअप हो सकें। इसके अलावा एक्सपोर्ट सरप्लस का जो अमाउंट था वो जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने ऑफिसर्स को सैलरी देने में यूज़ कर रही थी, आर्मी के ऊपर खर्च कर रही थी। इंडिया का रॉ मटेरियल भी जो है वो यहाँ से, हमारी कंट्री से जो है वो दूसरी कंट्री जा रहा था। एक्सपोर्ट सरप्लस का अमाउंट भी जो है वो इंडिया से ब्रिटेन जा रहा था इंडिया के ऑफिस सेटअप करने में। इस तरह से इंडिया की जो वेल्थ है वो इंडिया से निकलकर दूसरी कंट्री जा रही थी। इसे कहते हैं इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ, ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है 3 नंबर में कि इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ क्या होता है। इंडिया की जो वेल्थ है वो एक्चुअली इंडिया के पास बहुत, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट से पहले इंडिया के पास गोल्ड भी बहुत ज़्यादा था, मेटल मिनरल्स बहुत ज़्यादा थे, है ना, रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंडिया आई थी उसका एक पर्पस ये भी था कि इंडिया के पास जितना गोल्ड है, जितना डायमंड है, इंडिया के पास जितना मेटल है, जितने नॉन मेटल है, जितना मिनरल है इंडिया के पास, जितना रॉ मटेरियल है इंडिया के पास, सारा यहाँ से अपने यहाँ ले जाएं। और यही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया भी था कि इंडिया का रॉ मटेरियल, इंडिया का गोल्ड और प्लस इंडिया का एक्सपोर्ट सरप्लस का अमाउंट, मेटल नॉन मेटल सब इंडिया से चला गया था आहिस्ता आहिस्ता। और जब इंडिया बिल्कुल खोखला हो गया, सारी चीज़ ख़त्म हो गई, तब इंडिया को आज़ाद कर दिया था बाद में। तो इंडिया की वेल्थ जो है हमारी कंट्री से चली गई थी, है ना। तो वही है इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडियाज़ वेल्थ। तो ये जो टॉपिक था आपका वो था आपका फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड इज़ दैट टाइप ऑफ ट्रेड इन विच वी इम्पोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्री और वी एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज टू द अदर कंट्री। फॉरेन ट्रेड इज़ आल्सो नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। फॉरेन ट्रेड वो ट्रेड होती है जिसमें हम दूसरी कंट्री को गुड्स एंड सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं या दूसरी कंट्री से गुड्स एंड सर्विस इंपोर्ट करते हैं।
ब्रिटिश गवर्नमेंट से पहले हम जब गुड्स एक्सपोर्ट करते थे तो उस गुड्स के बदले में हम गोल्ड या सिल्वर रिसीव करते थे। ओके, और इंडिया की जो फॉरेन ट्रेड थी वो एक प्राइम पोजीशन पर थी। लेकिन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया आई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंडिया के आने पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी ट्रेड पॉलिसी बनाई जो इंडिया की फॉरेन ट्रेड के अगेंस्ट में थी, जिससे इंडिया की फॉरेन ट्रेड को एडवर्सली अफेक्टेड हुआ। ओके, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन कर रही थी। किसके बीच में कर रही थी डिस्क्रिमिनेशन? इंडियन ट्रेडर्स और ब्रिटिश ट्रेडर के बीच में डिस्क्रिमिनेशन कर रही थी। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो ब्रिटिश ट्रेडर को की हेल्प भी कर रही थी, उनको प्रोटेक्ट भी कर रही थी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो ब्रिटिश ट्रेडर के गुड्स पर एक्सपोर्ट ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी कम लगा रही थी, टैरिफ बहुत कम लगा रही थी। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन जो ट्रेडर थे उनके गुड्स पर एक्सपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज कर रही थी, जिससे इंडिया का एक्सपोर्ट कम हो रहा था। इससे इंडिया की फॉरेन ट्रेड को एडवर्सली अफेक्टेड हो रहा था। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो ट्रेड पॉलिसी बनाई थी, इससे इंडिया की फॉरेन ट्रेड का कंपोजिशन और डायरेक्शन दोनों चेंज हो गए। अब कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है कि हम कौन कौन से गुड्स दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कौन कौन सी सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया मोस्टली जो एक्सपोर्ट करता था वो सिल्क का रॉ मटेरियल, कॉटन, वुड और जूट एक्सपोर्ट करता था। और इंडिया जो इंपोर्ट कर रहा था वो फिनिश गुड्स इंपोर्ट करता था, जैसे कॉटन क्लॉथ इंपोर्ट करता था, सिल्क क्लॉथ इंपोर्ट करता था। ठीक है, इसके साथ साथ वो कैपिटल गुड्स जैसे मशीन, रेलवे स्लीपर भी इंपोर्ट करता था। ये था कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड में ये आप लिखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है कि इंडिया किस किस कंट्री को गुड्स एंड सर्विस एक्सपोर्ट करती है और किस किस कंट्री से जो है वो इंडिया जो गुड्स एंड सर्विस इंपोर्ट करती है। तो डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड के अंदर ये है कि जो ब्रिटेन थी, उस ब्रिटेन ने इंडिया की फॉरेन ट्रेड के ऊपर मोनोपोली कंट्रोल कर लिया था। इंडिया की जो फॉरेन ट्रेड थी वो उस इंडिया की फॉरेन ट्रेड का 50% जो है वो ब्रिटेन से होती थी। मतलब इंडिया जितना भी गुड्स एंड सर्विस इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करता था उसका 50% इंडिया जो है वो ब्रिटेन से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा था, और रिमेनिंग जो 50% है वो फ्यू कंट्रीज से कर रहा था, जिसमें चाइना थी, जिसमें है ना ईरान थी, इसमें श्रीलंका से कर रहा था। तो ये डायरेक्शन में ये था कि इंडिया की जो फॉरेन ट्रेड है वो 50% इंडिया फॉरेन ट्रेड कर रहा था ब्रिटेन से, और रिमेनिंग 50% जो है वो श्रीलंका, चाइना और ईरान से कर रहा था। ठीक है, ये हुआ आपका डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। लास्ट में मैंने बताया था एक्सपोर्ट सरप्लस। एक्सपोर्ट सरप्लस का मतलब होता है कि अगर हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट ज़्यादा हैं और इंपोर्ट कम है, इसे कहते हैं एक्सपोर्ट सरप्लस। स्टार्टिंग में जो इंडिया की फॉरेन ट्रेड थी उसमें एक्सपोर्ट सरप्लस था, एक्सपोर्ट ज़्यादा थे, इंपोर्ट कम थे। ये हमारे कंट्री के लिए फ़ायदा था। लेकिन यही जो एक्सपोर्ट सरप्लस जो हमारी कंट्री के लिए फ़ायदा होता, हमारी कंट्री के बेनिफिट में यूज़ होता, हमारी कंट्री के प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाता, प्रोडक्शन बढ़ाता, डेवलपमेंट इंक्रीज़ करता। डेवलपमेंट में, प्रोडक्शन में एक्सपोर्ट सरप्लस यूज़ होना चाहिए था। इंडियंस को वेलफेयर प्रोवाइड करने में एक्सपोर्ट सरप्लस यूज़ होना चाहिए था। एक्सपोर्ट सरप्लस हमारे लिए एक तरह से एडवांटेज होना चाहिए था, लेकिन हमारे लिए वो डिसएडवांटेज हो गया ब्रिटिश गवर्नमेंट की वजह से। डिसएडवांटेज इस वजह से हुआ क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया का जो एक्सपोर्ट सरप्लस का अमाउंट है, वो एक्सपोर्ट सरप्लस का अमाउंट जो है वो इंडियन ऑफिस को सेटअप करने में यूज़ किया ब्रिटेन के अंदर। ब्रिटेन में बहुत सारे इंडियन ऑफिस सेटअप किए गए, और उन इंडियन ऑफिस को सेटअप करने में जो पैसा खर्च हुआ वो एक्सपोर्ट सरप्लस का ही यूज़ हुआ था। इस तरह से इंडिया का जो एक्सपोर्ट सरप्लस का अमाउंट है वो ब्रिटेन चला गया इंडिया के ऑफिस सेटअप करने में।
इसके अलावा जो एक्सपोर्ट सरप्लस का जो अमाउंट है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी आर्मी के ऊपर खर्च किया, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स थे उनकी सैलरी देने में एक्सपोर्ट सरप्लस का अमाउंट यूज़ हुआ। ओके, तो इस तरह से देखा जाए तो हमारी कंट्री की बहुत सारे वेल्थ जो है वो दूसरी कंट्री चले गई। इंडिया एक तरह से रॉ मटेरियल एक्सपोर्टिंग कंट्री बन गई थी, रॉ मटेरियल एक्सपोर्टिंग कंट्री इंडिया बन गई थी। इंडिया के पास पहले बहुत गोल्ड भी था, सिल्वर भी था, मेटल नॉन मेटल भी थे, ठीक है, मिनरल्स भी बहुत थे, रॉ मटेरियल बहुत था। लेकिन बाद में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया आ गई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई जिसमें इंडिया का रॉ मटेरियल गोल्ड, इंडिया का मेटल नॉन मेटल रॉ मटेरियल सब आहिस्ता आहिस्ता से इंडिया से ब्रिटेन और अदर कंट्री जाना शुरू हो गया। इस तरह से इंडिया की जो वेल्थ थी वो इंडिया से जाना शुरू हो गई, है ना। इसे कहते हैं इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। ओके, ये आपका एक पूरा एक टॉपिक फॉरेन ट्रेड टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक यू।